हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल बायोलॉजी विद पूनम लुखलालिया। आज इस वीडियो में हम एस्परजिलस के बारे में पढ़ेंगे। उसका माइसीलियम कैसा होता है, उसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, वो कौन कौन सी डिजीजेस कॉज करता है, जो भी हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, हम उन सारी चीजों को लिखेंगे। एस्परजिलस से पहले भी काफी सारे फंजाई को मैंने शॉर्ट वीडियो में कंप्लीट किया है, तो उन वीडियोस को आप देख लीजिएगा और उन वीडियो से नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि वो टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो आपको बीएससी एमएससी में भी हेल्प करेंगे, वो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी हेल्प करेंगे अगर आप सीयूईटी का एग्जाम देते हैं मास्टर्स के लिए। ठीक है, अगर आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, यूपीएचएससी का एग्जाम दे रहे हैं, तो उन सब एग्जाम्स में वो नोट्स आपको जरूर हेल्प करेंगे। तो आप वो शॉर्ट वीडियो से नोट्स बना लीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि जब भी नई वीडियो आएगी आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप उस वीडियो से बेनिफिट पा सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एस्परजिलस की जो एक्चुअल स्टेज होती है उसको यूरोटियम कहते हैं। ऐसा होता था कि 2013 से पहले आईसीबीएन का ये रूल था कि जो भी फंजाई होती थी उसकी स्टेजेस के बेसिस पे उसका नाम दिया जाता था। जैसे कि हम एस्परजिलस का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। एस्परजिलस के अंदर जब वो फंजाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता था, है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को यहाँ पे कंसीडर किया जाता था परफेक्ट स्टेज। और परफेक्ट स्टेज पे जब कोई फंजाई होता था उसको टेक्निकली बोला जाता था टेलोमॉर्फ, है ना। तो टेलोमॉर्फ में यानी कि परफेक्ट स्टेज में, परफेक्ट स्टेज का जब फंजाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है तो उसका नाम अलग होता था। तो टेलोमॉर्फ जो स्टेज में एस्परजिलस को क्या बोलते थे, यूरोटियम। ठीक है, ऐसे ही जब उसकी एसेक्सुअल स्टेज आती थी, जब वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता था, उसको इम्परफेक्ट स्टेज कहा जाता था और उसको टेक्निकली बोलते थे एनामॉर्फ। उसका नाम था एस्परजिलस। ठीक है, तो मतलब एस्परजिलस फंजाई के दो नाम थे ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अगर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है तो उस स्टेज को टेलोमॉर्फ कहेंगे, और उसको उस टाइम में जब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा होता था, टेलोमॉर्फ स्टेज में होता था, तब हम एस्परजिलस नहीं कहते थे, हम क्या बोलते थे, यूरोटियम। जब वही फंजाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता था, मतलब इम्परफेक्ट स्टेज में होता था, उसको हम बोलते थे एमोर्फ। एमोर्फ मतलब एमोर्फ स्टेज में अगर फंजाई है तो उसको हम बोलेंगे एस्परजिलस। तो इस तरीके से ना कंफ्यूजन होता था, एक ही फंजाई के दो नाम। कभी कभी बच्चों को ये भी कंफ्यूजन हो जाता है कि टेलोमॉर्फ स्टेज कौन सी है, एनामॉर्फ स्टेज कौन सी है। तो इसीलिए 2013 में आईसीबीएन ने ये बोल दिया कि अब हम फंजाई का नाम उनकी स्टेजेस के बेसिस पे नहीं रखेंगे, किसी भी फंजाई का नाम होगा उसकी होलोमॉर्फ के बेस पे। होलोमॉर्फ मतलब टेलोमॉर्फ प्लस एनामॉर्फ इज इक्वल टू होलोमॉर्फ। यानी कि वो फंजाई सेक्सुअल स्टेज में है हमको फर्क नहीं पड़ता, एसेक्सुअल स्टेज में है हमको फर्क नहीं पड़ता, उस फंजाई का नाम सिंपल एक है। जैसे कि यहाँ पे एस्परजिलस को क्या बोल दिया, यूरोटियम। ठीक है, तो अब एस्परजिलस को पढ़ेंगे तो हम यूरोटियम के फॉर्म में पढ़ेंगे, यूरोटियम कह के पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि होलोमॉर्फिक नेम उसका यूरोटियम। ठीक है, चलिए। तो जो यूरोटियम होता है या जो एस्परजिलस होता है वो जीरोफिटिक होता है। एस्परजिलस की जो स्पीसीज जेनेरा है वो जीरोफिटिक है। जीरोफिटिक मतलब वो बहुत ही कम वाटर कंटेंट में ग्रो कर सकता है। ये मैक्सिमम टाइम फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर लगता है। ठीक है, फूड प्रोडक्ट्स, ठीक है, या फिर फूड आइटम्स के ऊपर। आप लोगों ने देखा होगा कि ब्रेड के ऊपर बरसात में अगर वो रखा रह जाए खाली, है ना, तो उसके ऊपर ब्लैक ब्लैक हो जाता है ना, उसके ऊपर फंगल इन्फेक्शन आ जाता है। तो जितने भी फूड आइटम के ऊपर जो इन्फेक्शन होता है वो मेनली यूरोटियम से ही होता है। ठीक है, एस्परजिलस से ही होता है। ये एक तरीके का कैरेक्टरिस्टिक पिगमेंट भी शो करता है। आप लोगों ने देखा होगा ब्रेड के ऊपर जब वो फंगस लग जाती है, वो मिच्योर स्टेज में आ जाती है, तो वो कलर्ड होता है। ठीक है, तो यानी कि जो एस्परजिलस होता है वो एक कैरेक्टरिस्टिक पिगमेंट भी शो करता है। एस्परजिलस की वजह से स्किन में भी काफी सारे डिजीजेस हो जाती हैं एनिमल्स की। जो डिजीजेस होती है उसको डर्मेटोमाइकोसिस कहा जाता है। एनिमल की स्किन पे जो डिजीज हो जाती है एस्परजिलस की वजह से, उसको डर्मेटोमाइकोसिस कहा जाता है। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कोनिडिया के थ्रू होता है। कोनिडिया जो होते हैं
कोनिडियोफोर के ऊपर लगते हैं। अब ये जो टर्म्स में बोल रही हूँ, कोनिडिया, कोनिडियोफोर, इनका ओरिजिन कैसे होता है, डेवलपमेंट कैसे होता है, वो सारे शॉर्ट वीडियोस में है, तो आप वहां से जाके नोट्स बना करके उनको देख सकते हैं। नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, मैं उसको आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगी। यहाँ पे कोनिडियोफोर के ऊपर जो कोनिडिया लगते हैं वो बेसिपिटल मैनर में लगते हैं। बेसिपिटल मैनर मतलब ये हमारा वेसिकल हो गया, इसके ऊपर अब जब कोनिडिया लगने शुरू होंगे तो जो यंग कोनिडिया होंगे वो बेस पे होंगे और जो मेच्योर कोनिडिया होंगे वो टॉप पे होंगे। तो इस तरीके का जो अरेंजमेंट होता है उसको बेसिपिटल अरेंजमेंट कहते हैं। और ये जो कोनिडिया की चेन होती है इसको हम बेसिपिटल चेन कहते हैं। जो एस्परजिलस होता है, जो यूरोटियम होता है, उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो ग्रेजुअली लॉस करता जाता है। मतलब है कि कुछ फंजाई के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं, लेकिन वो धीरे धीरे, किसी में आर्केगोनिया एस्केगोनिया नहीं डेवलप हो रहा है, किसी में एंथेरिडिया नहीं डेवलप हो रहा है, किसी में कोई डिफॉर्मेलिटी आई जा रही है, किसी में कोई दिक्कत आई जा रही है। तो इस तरीके से इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो ग्रेजुअली लॉस करता जाता है, अपने आइडेंटिटी को लूज करते जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो प्लाज्मोगेमी होती है वो दो तरीके से होती है, एक तो गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट के थ्रू, एक सोमेटोगेमी के थ्रू। ये इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में समझा के रखा है, आप शॉर्ट वीडियो में जाके इसको देख सकते हैं डिटेल में होता क्या है। जो यूरोटियम होता है उसका जो माइसीलियम होता है वो हाईली ब्रांच्ड होता है, सेप्टेट होता है, और इसकी जो सेल्स होती हैं वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, मतलब उसमें एक ही सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में अधिकतर डिजीजेस ही पूछी जाती हैं कि कौन से फंजाई से कौन सी डिजीज कॉज होती है। ठीक है, तो ये टेबल अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिएगा। जो हमारा परविलुलेंटम होता है वो ग्राउंड रॉट ऑफ ग्राउंडनट और बाल रॉट ऑफ कॉटन शो करता है। ठीक है, एस्परजिलस नाइगर जो होता है उसको वीड ऑफ लेबोरेटरी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये लेबोरेटरी में बहुत ही इजीली ग्रो कराया जा सकता है, इसीलिए इसको वीड ऑफ लेबोरेटरी कहते हैं। इससे कमर्शियल लेवल पे सिट्रिक एसिड का प्रोडक्शन किया जाता है। एस्परजिलस फ्यूमिगेटस जो होता है वो एंटी फंगल प्रॉपर्टीज के साथ पाया जाता है वो एफ्लाटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जो कि कार्सिनोजेनिक है, मतलब है कि कैंसर प्रोड्यूस करता है। एस्परजिलस टेरियस जो होता है वो एलर्जी कॉज करता है और इससे अलग अलग डिजीजेस होती हैं। आप उनको मतलब है कि उन डिजीजेस के नाम हैं, जैसे कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा फंजाई है जो कि ब्रोंकियोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस कॉज करता है, तो आप बोल सकते हैं एस्परजिलस टेरियस। ठीक है, तो ये ट्रैकियोब्रोंकाइटिस भी कॉज करता है, इन्वेसिव और डिसेमिनेटेड एस्परजिलोसिस भी एस्परजिलस टेरियस के थ्रू ही होता है। अब बात करते हैं हम रिप्रोडक्शन की। इसका रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन होता है वो सिंपल फ्रेगमेंटेशन से होता है, ये सब आप लोगों को पता ही होगा। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कोनिडिया के थ्रू होता है। कोनिडिया में क्या होता है कि सबसे पहले फिलामेंट का या माइसीलियम का कोई भी एक फिलामेंट अपने आप को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए प्रिपेयर करता है। तो जब वो प्रिपेयर करता है तो सबसे पहले क्या होता है, उसकी सेल जो होती है वो ऐसे वेसिकल बना लेती है। वेसिकल बनाने के बाद में उसमें से थोड़ी थोड़ी आउटग्रोथ निकलनी शुरू होती है। जो प्राइमरी आउटग्रोथ होती है उसको हम मेटुला कहते हैं, जो सेकेंडरी होती है उसको हम स्टेरिगमाटा कहते हैं। ठीक है, इसको हम सेकेंड स्टेरिगमाटा भी कह सकते हैं। इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि सेकेंडरी स्टेरिगमाटा और प्राइमरी स्टेरिगमाटा कहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, तो ये कोनिडिया के बेस पे होता है, इसके ऊपर कोनिडिया डेवलप होते हैं। कोनिडिया बेसिपिटल मैनर में होता है, मतलब यहाँ पे न्यू कोनिडिया होंगे और यहाँ पे मेच्योर कोनिडिया होंगे। और ये सब किसके ऊपर होते हैं, ये सब होते हैं कोनिडियोफोर के ऊपर। तो ठीक है, यहाँ पर हम एक इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लेते हैं। इसमें फिलामेंट जो है वो अपने आप को प्रिपेयर कर लेगा। ठीक है कि वेजिटेटिव सेल जो है वो अपने आप को डेवलप कर लेगी। ये जो माइसीलियम होता है ये अपने आप को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए प्रिपेयर कर लेता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए वो क्या करते हैं, सबसे पहले ऐसे एक वेसिकल बना लेता है। ये जो वेसिकल होती है आगे जाने के बाद में इसमें वेसिकल ये मेच्योर हो जाती है। मेच्योर होने के बाद में इसके अंदर स्टेरिगमाटा डेवलप हो जाता है। प्राइमरी स्टेरिगमाटा पहले डेवलप होंगे और फिर सेकेंडरी स्टेरिगमाटा डेवलप होंगे और उसके ऊपर ऐसे कोनिडिया लगने शुरू हो जाएंगे। और ये कोनिडिया बाद में ऐसे, ये जो है ये कोनिडिया है।
ये जो कोनिडिया है बाद में इससे डिटैच हो जाएंगे, डिटैच होने के बाद में सबस्ट्रेटम पे जहाँ पे भी जाएंगे वहां पे गिर जाएंगे। सबस्ट्रेटम पे जाने के बाद में जैसे ही इनकी फेवरेबल कंडीशन आएगी ये जर्मिनेट कर जाएंगे, और जर्मिनेट करने के बाद में ये वेजिटेटिव फॉर्म ले लेंगे। और जब एक फेवरेबल कंडीशन आएगी, ये जो माइसीलियम है, माइसीलियम का जो पोर्शन है, ये जो हाइफी है, ये अपने आप को डेवलप करने का कोनिडियोफोर बनाने के लिए, इसी तरीके से ये साइकिल चलता रहता है एस्परजिलस के अंदर। ठीक है, अब बात आती है इसके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक फीचर जिनके ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि जो टिप होता है कोनिडियोफोर का वो स्वेल कर जाता है। ठीक है, स्वेल करने के बाद में क्या होता है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाता है और वेसिकल फॉर्म में आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे ये इसके अंदर ये साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो गया और ये वेसिकल फॉर्म ले लेता है। उसके बाद में कुछ जो स्पेसिफिक फंजाई होते हैं, जैसे कि एस्परजिलस नाइगर है, उसके अंदर जो हमारा ये कोनिडियोफोर बनेगा, उसकी जो मेन सेल होती है वो ग्लोबोस वेसिकल बनाती है। ठीक है, निड्यूलेटस के अंदर हेमिस्फेरिकल या फिर क्रिस्टी हाइफी बनाती है। ठीक है, ऐसे ही एस्परजिलस क्लेवेटस के अंदर इलोंगेट और क्लब शेप बनाती है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहाँ पे कोनिडियोफोर बनाने के लिए जो सेल डेवलप होती है उसकी शेप कैसी होती है। नाइगर है तो ग्लोबोस है, निड्यूलेस है तो हेमिस्फेरिकल है, क्लेवेटस है तो इलोंगेटेड है। ठीक है, अब आती है बात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब एस्परजिलस की जो स्पीसीज होती हैं वो मेनली होमोथेलिक होती है। तो होमोथेलिक कौन सी स्पीसीज है ये तो आपसे पूछेंगे नहीं। अब क्या पूछा जा सकता है कि भाई इसमें हेट्रोथेलिक स्पीसीज होती हैं कि नहीं होती। तो इसके अंदर दो स्पीसीज होती हैं जो कि हेट्रोथेलिक होती है। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कौन कौन सी स्पीसीज है जो होमोथेलिक होने की बजाय हेट्रोथेलिक है? एक तो एस्परजिलस फ्रिची और एस्परजिलस हेट्रोथेलिकस। ये दो स्पीसीज होती हैं जो कि हेट्रोथेलिक हैं, अदरवाइज जितने भी एस्परजिलस की स्पीसीज होती हैं वो सारी की सारी होमोथेलिक होती हैं। इनके अंदर आइसोगेमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, वो है एस्परजिलस न्यूजुलस। ठीक है, एनाइसोगेमस टाइप का जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता है एस्परजिलस रिपेंस के अंदर। इसके अंदर जो एंथेरिडिया होता है वो मेल की तरह बिहेव करता है, जो एस्कोगोनिया होता है वो फीमेल की तरह बिहेव करता है। एस्परजिलस के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ग्रेजुअल रिडक्शन होता है। ठीक है, उसका प्रूफ ये है कि जैसे कि एस्परजिलस हर्बेरियोरम है, उसके अंदर एंथेरिडिया डेवलप हुआ और एस्कोगोनिया डेवलप हुआ। ठीक है, वो अच्छे तरीके से डेवलप हो रहा है। इसके बाद जो स्पीसीज है एस्परजिलस रेपेंस, इसके अंदर क्या हो रहा है कि एंथेरिडिया तो डेवलप हो रहा है लेकिन साइटोप्लाज्म जो है वो एस्कोगोनिया में ट्रांसफर नहीं हो रहा है। अगर साइटोप्लाज्म ट्रांसफर नहीं होगा तो फिर कोनिडिया फॉर्मेशन नहीं होगा, फिर उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा क्योंकि मैटिंग तो हो ही नहीं रही है। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या कर गया, यहाँ पे ग्रेजुअली रिड्यूस कर रहा है। अब कुछ स्पीसीज है जैसे कि एस्परजिलस फ्लेवियस है, फ्रिस्ची है, फ्यूमिगेटस है, इनके अंदर क्या होता है कि एंथेरिडिया तो डेवलप नहीं होता। ठीक है, अब एंथेरिडिया डेवलप नहीं हो रहा है तो फीमेल अकेले थोड़ी ना रिप्रोड्यूस कर सकती है। तो यहाँ पे क्या होता है, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। तो क्या हुआ, यहाँ पर जो फीमेल के न्यूक्लियाई हैं वो आपस में ही पेयर कर जाते हैं एक दूसरे के साथ में, है ना। तो यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो ऑब्वियस सी बात है कि खत्म ही हो गया एक तरीके से। तो जो कुछ स्पीसीज तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कर रही हैं, लेकिन काफी स्पीसीज हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर रही है। इसीलिए कहा जाता है कि एस्परजिलस के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ग्रेजुअली रिड्यूस होता है। तो इन स्पीसीज का नाम याद कर लीजिएगा, किसमें कहाँ पे क्या, मतलब कौन सी स्पीसीज में किस चीज की दिक्कत होती है। अब फर्टिलाइजेशन की बात आती है तो यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन होता है वो गैमेटोगोनियल कॉपुलेशन के थ्रू होता है, और यहाँ पर जो फ्रूटिंग बॉडी होती है वो क्लिस्टोथीसियम होती है। इसको ध्यान से अच्छे से कर लेना। ये जो फ्रूटिंग बॉडीज हैं ये सारी मैंने पुराने लेक्चर्स में समझाई हैं, आप वहां पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, उसके थ्रू आपको और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो अभी जितनी भी फूड के ऊपर होने वाली स्टेजेस हैं वो मेनली तीन है। एक तो यूरोटियम, नियोसर्टोरिया, एक इमेरिसेला। ये तीन मेन हैं जो कि फूड के ऊपर इन्फेक्शन कोज करती हैं, और ये इन सबकी जो फ्रूटिंग बॉडी है वो क्लिस्टोथेसिया ही है। ये आप बिल्कुल अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिएगा। अब कुछ स्पीसीज हैं जिनका कि पहले डुअल नेम था, है ना। तो हो सकता है कि एग्जामिनर पूछ ले एलियसस,
एथियसियस, फ्यूमिगेटस, ग्लूकस, हेट्रोथेलिकस और निडुलम। ये जो स्टेजेस हैं ये इम्परफेक्ट स्टेजेस हैं। इम्परफेक्ट स्टेजेस की कौन कौन सी हैं? एस्परजिलस एलियसियस, एथियस, फ्यूमिगेटस, ग्लूकस, हेट्रोथेलिकस एंड निडुलेंस। ठीक है, इम्परफेक्ट यानी कि एनामॉर्फ स्टेज। अब आती है हमारी परफेक्ट स्टेजेस। परफेक्ट स्टेजेस में हमारी आती है हेमी कार्पेंटेल पैराडॉक्सस, एंग्विली स्पीसीज, साल्टारिया फ्यूमिगेटस, यूरोटियम रेपेंस, अमेरिसेला हेलेरोथेलिका, अमेरिसेला निडुलेंस। ये कुछ परफेक्ट और इम्परफेक्ट स्टेजेस हैं। इनको थोड़ा सा मेमोराइज कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अगर एग्जाम में आती है तो आप उनको बता सकते हैं कि कौन सी स्पीसीज टेलोमॉर्फ है और कौन सी एनोमॉर्फ है और कौन सी टेलोमॉर्फ है। तो आई होप यूरोटियम के बारे में जितना कुछ भी आज हमने पढ़ा है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगी। Thank you for watching. Thank you for your time. Take care. God bless you.